दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने फिर से आरानामा के एक रोल मॉडल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो वो रोल मॉडल बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं और एक साधारण परिवार से हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। कहते हैं ना कि सच क्या है यह तो आप जानते हैं या परमात्मा जानता है। यही दो लोग हैं जो सच की व्याख्या कर सकते हैं। बाकी तो दुनिया कुछ भी कह सकती है, दुनिया के लिए क्या कहना है। लेकिन यहां तक कि कभी कभी भगवान को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा है। तो इत्मीनान रखिए, काम करते रहिए, लगे रहिए ऊर्जा के साथ। और आइए एक जिंदा दिल व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम है क़यामुद्दीन अंसारी। ठीक है, तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको। गिव अ बिग हैंड फॉर नन अदर देन क़यामुद्दीन अंसारी। तो सर स्वागत है हमारे चैनल आरानामा पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कहानी, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहेंगे। कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और अभी जो आप लीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ा शुरू से बताइएगा। देखिए, मैं एक गरीब निर्धन जी जी भूमिहीन परिवार में जन्मा हूँ। जी जी 70 के दशक में हमारा जन्म है और जन्म का कोई एक्यूरेट डेट नहीं, इसलिए कि हमारे माता पिता उस समय वो लिख करके नहीं रखते थे। जी 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 पहले के जमाने में नहीं होता था, तो वो भेग में है जी, इसलिए एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो देखिए दर्शकों, कैसे लोग हमारे सामने अभी भी है, दुनिया उनको मान रही है, उनको सम्मान दे रही है। हाँ तो सर स्टार्ट। मेरा गांव हदियाबाद है। अच्छा, वही मैं। ये कहाँ पे है हदियाबाद? हदियाबाद गढ़हनी ब्लॉक में है। अच्छा, पहले वो जगदीशपुर प्रखंड का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ करता। अच्छा अच्छा, उस गांव में मेरा जन्म हुआ है। जी जी। और वहीं हम प्रारंभिक शिक्षा पहले क्लास से लेकर के तीसरे क्लास तक वहाँ पढ़े। तीसरा क्लास के बाद हम लोग, नदी थी हमारे गांव से गढ़हनी जाने के लिए। अच्छा, दो नदियां थी। अच्छा, तैरने को सिखाया जाता था बचपन अच्छा, में। देखिए हमारे गांव में पढ़ने के लिए सबसे पहले तैरना शर्त था। जी जी। और जब तैरने लगते थे हम लोग, तब हम लोगों का नाम गढ़हनी लिखाता था। अच्छा, चौथे कितना दूर हुआ करता था आपका गांव? करीब 4 किलोमीटर 3 अच्छा, किलोमीटर। उसमें 2 नदी क्रॉस करना पड़ता था। नदी क्रॉस करना और दोनों नदी क्रॉस करने के बाद हम लोग जाते थे। अच्छा। तो चौथा क्लास में उर्दू प्राथमिक विद्यालय गढ़हनी में एडमिशन हुआ। जी जी। तो पढ़ रहे हैं तो छात्रों के लिए भी कुछ कल्याण करना चाहिए। तो हम लोग इसमें लग गए और इसके बाद आयशा आंदोलन से हम जुड़ गए। जी। और आयशा आंदोलन से तो आयशा आंदोलन क्या डिफरेंट था आयशा से? आयशा आंदोलन का मतलब कि आयशा से जुड़ गए। हाँ, अच्छा। और छात्र आंदोलन को हम आगे बढ़ाने लगे और भोजपुर के छात्र संगठन के हम संयोजक बनाए। अच्छा। और जब पहली बार हम लोग जैन, तो ये कब की बात है? 90 की? 90 की बात है, 90-91 की बात जी। और 90-91 में जब हम लोगों ने पहली बार कोशिश किया कि आयशा की ओर से जैन कॉलेज में धरना दिया था। अच्छा। तो उस समय NSY जैसे संगठन हुआ करते थे, वो फ्यूडल संगठन थे। उसमें बहुत तरह के लोग और ताकतवर लोग और संपन्न लोग, अपराधी पैसे वाले हुआ करते थे। माने वहाँ मनी पावर, मसल पावर का जोर था। अच्छा। और उस समय जब हम लोग आयशा में अपने पर्चा को लेकर के जैन कॉलेज में गए, तो वहाँ के जो तथाकथित छात्र नेता थे, उन लोगों ने रिपोर्ट किया कि अरे मियावा नेता बनी। अरे इस टाइप से भोजपुरी में लोग बोले। आप इनके बारे में सबको पता है, आरानामा की टीम देख रही होगी तो कि ये विधायक के इलेक्शन में भी खड़े थे। सर उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताया, क्या कैसे हुआ था? विधायक की बात तो दूर, जब हम लोग छात्र आंदोलन में बिहार के अध्यक्ष बने और छात्रों का मूवमेंट बना, तो हमारी पार्टी प्रभावित हुई और हम लोग लिबरेशन से जुड़ गए, भाकपा माले से। जी 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 जी। और भाकपा माले के आंदोलन को गरीबों, शोषितों, उत्पीड़ितों के तो इस तरह से भाकपा माले का और गरीबों की आवाज बन गए, तरफ से इधर हुआ और गरीबों की आवाज बन गए। और जब हम आरा में रहते थे और छात्र आंदोलन के बाद हम आरा में रहने लगे, हमें एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। मुझे किडनी में दोष हो गया। अच्छा। और उस समय 98 में मेरा इलाज हुआ और आरा के लोगों ने चंदा करके, सहयोग करके, मैंने हमारे पास कुछ था नहीं, तो लोगों ने इलाज कराया। हमारा जीवन भी जो है वो आरा का ऋणी है यार। ऑन द रिकॉर्ड हम सेकंड हैं जी।
70,000 से ज्यादा वोट लाए हैं। लेकिन आरा की जनता और मैं खुद भी मैं समझता हूँ कि मैं परास्त नहीं हुआ हूँ, मैं विजयी उम्मीदवार हूँ और हमारी जनता विजयी मानती है। और मैं उस समय भी हार के बाद भी मैंने कहा था ये ऐसे इंसान है कि हर जगह इनको देखा मेरा जाएगा, जीवन- बहुत साधारण स्तर पे, मतलब इतनी होने के बाद भी ये चीजें इनकी बदलाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इंसान की तरह एकदम साधारण इंसान रहते हैं। इनको कभी भी मिलने के लिए आपको बहुत अप्रोच की जरूरत नहीं है। कहीं भी इनसे इनकी टाइम मांग सकते हैं तो ये दे देंगे। बिल्कुल सहज इंसान है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के मेरा ये जीवन आरा के लिए ऋणी है जी। और आरा के हर एक दुख दर्द में लोगों के साथ शामिल रहना, उनके दुखों का निवारण करना मेरा उद्देश्य है। चाहे मैं विधायक बनूं, फिर विधायक बनने के बाद अगर नहीं, सांसद बिल्कुल भी बनेंगे आप, बिल्कुल बनता हूं, तब भी आरा की हम आवाज रहेंगे। आरा के लोगों का सर गर्व से ऊंचा होगा कि क्यामुद्दीन अंसारी आरा का विधायक है, आरा के लिए जीता है, आरा के लिए मरता है। आरा के किसानों का सवाल, मजदूरों का सवाल, गरीबों का सवाल, छात्रों का सवाल, आम उत्पीड़ित लोगों का सवाल, रिक्शा चालक का सवाल, सबका सवाल। पटना राजनीति में कब जा रहे हैं? आरा की जनता मुझे तो 2000 में ही भेजने के लिए तैयार थी और लगभग भेज चुकी थी। देखिए, आने वाले चुनाव में मुझे हमारी पार्टी एक बार फिर मौका देगी और निश्चित तौर पर हम आरा से विजयी होंगे, पटना जाएंगे और जिस तरह से भोजपुर में छात्र आंदोलन को संचालित करके हम बिहार के आइसा का अध्यक्ष बने थे, ठीक उसी तरह बिहार विधानसभा में जाने के बाद हम बिहार के नेता के बतौर उभरेंगे और निश्चित तौर पर भोजपुर की, आरा की आवाज बनने के साथ साथ बिहार की आवाज बनने का काम। एक बिहार का साधारण से परिवार में जन्मे हुए इन मुख्यमंत्री जो कि रहे, उनको ये पद मिला। सौभाग्य मिलना था सर, इसलिए कि आज नहीं तो कल उनको मिलना ही था। तो करना ही इसलिए कि अति पिछड़ा, भारत के किसी भी राज्य में अति पिछड़ा से कोई आरक्षण नहीं है। कोई नेता नहीं है, कोई आरक्षण दिया नहीं है अति पिछड़ा का स्पेशल। अच्छा, अभी बिहार में भी नहीं है पिछड़ा का आरक्षण, ओबीसी होता है और बिहार में ईबीसी है और ईबीसी कर्पूरी ठाकुर की देन है। अच्छा हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे रोल मॉडल हैं, अति पिछड़े समुदाय के एकमात्र इकलौते नेता हैं और इकलौते नेता को इतने लेट से भारत रत्न मिलना यह दुख की बात। अच्छा, 2024 आने वाला, चुनाव आने वाले हैं, क्या कहते हैं, क्या आपकी पार्टी और क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि भारत की जमहूरियत खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत के संविधान को रोज रौंदा जा रहा है। इसलिए भारत के संविधान के रौंदने वालों को रोकना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जमहूरियत को रोकने वालों को रौंदने से रोकना है। और साथ ही साथ यह देश भगत सिंह का है, गांधी का है, बाबा अंबेडकर का है और बाबा अंबेडकर के देश में रोजगार का जो विकराल रूप है, शिक्षा बर्बाद हो रही है, स्वास्थ्य चरमराई हुई है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और इसलिए आने वाले दिनों में 2024 में बिहार की जनता, देश की जनता मौजूदा दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। और मैं आह्वान भी करूंगा जी बिहार के आम आवाम से कि आप संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, रोजगार के सवाल पर, शिक्षा में की बदहाली को रोकने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर करने के लिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। अभी जो महागठबंधन चल रहा है, अभी ममता बनर्जी का कुछ स्टेटमेंट आया है, फिर अभी नीतीश कुमार जी का जो रिसेंट का घटना चक्र बदल रहा है, बड़े तेजी से घटना चक्र बदल रहे हैं, तो किसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी को, नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी को, या कोई और है जो कि लीड करने वाला है प्रधानमंत्री? सर आप देखिए, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और आज ममता जी के घर में राहुल जी गए, उनके दरवाजे पर, और बंगाल स्वागत कर रहा है, पूरा बंगाल उमड़ गया है। अच्छा, राहुल जी के लिए। और 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस पर, जिसको नाथूराम गौडसे ने, आरएसएस वालों ने, दंगाइयों ने उनकी हत्या की थी, वह गौडसे देश का 1 नंबर का दुश्मन, देश का 1 नंबर का देशद्रोही, उसके
खिलाफ उसके साथ देने वालों को लोग सबक सिखाएंगे। और गांधी के शहादत दिवस पर राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं और पूर्णिया में सभा है, और उस सभा में दीपंकर भट्टाचार्य जो हमारी पार्टी के महासचिव हैं, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश जी हैं और तेजस्वी जी, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। महागठबंधन एक है और महागठबंधन तो आखिर कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा। हम लोग जीतने के बाद फरिया लेंगे। अच्छा, बाद में देखेंगे। अच्छा, चलिए, तो इनका प्रोजेक्शन बिल्कुल सही है। अभी समय आने वाला है, टाइम लगेगा। 30 तारीख, 26 तारीख है, सब 26 तारीख गणतंत्र दिवस है। इसके उपलक्ष्य में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि हमारे देश के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारा देश संविधान से चलता है। बिल्कुल। और संविधान को पामाल करने वाले, संविधान को रौंदने वालों के वो देश की जनता माफ नहीं करेगी। और मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी पैनी दृष्टि रखें कि कौन संविधान को कमजोर कर रहा है, कौन संविधान को कमजोर करने में लगा हुआ है और कौन लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इस जमहूरियत को मजबूत करना हमारा, आपका, हम सबों का, हम बिहारियों का, हम हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है। तो सर को सुना आपने, सर की जुबानी सुनी। सर आगे चलते हैं हम लोग खेलेंगे एक रैपिड फायर, जिसको कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। अब 5 क्वेश्चन का आपको बिना वेट किए जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है, एक शब्द में, एक सेंटेंस में जवाब देना होगा। ठीक है, तो खेलते हैं, स्टार्ट करें? करिए। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपको 1 दिन का समय दिया जाए, आप क्या 24 घंटा में चेंज करेंगे भारत के लिए? सर 24 घंटा नहीं, सिर्फ 1 घंटे का काम। भारत के प्रधानमंत्री, एक शब्द में देना है, चाहे एक सेंटेंस में। भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक काम करना है कि यहाँ निकलने वाले सड़कों पर तमाम तरह के धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगा देना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले फॉरेन जाने का, वर्ल्ड टूर पे जाने का, आपको किसी महिला मित्र के साथ जाना है। महिला मित्र कोई भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी हो, कोई भी हो सकता है। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? स्वाभाविक है पत्नी के साथ जाना चाहिए। जी, पत्नी के साथ जाना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक शब्द में आपकी पत्नी को डिफाइन करना है या एक सेंटेंस में, कैसे व्याख्या करेंगे? पत्नी हमारे संघर्ष की साथी हैं और हमें प्रेरित करती हैं और हमारे संघर्ष को में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं डालती, बल्कि उसमें हमारे सहायक के बतौर भूमिका में खड़ी रहती है। तो दर्शकों देखिए, पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा सानिध्य है इनका, इनकी बातों से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आपके लिए है, अगर आप पॉलिटिक्स में ना आते, ऐसा में ना होते, या इस तरह के जो मुकाम आपने पाया हुआ है, तो कहाँ आपको देख रहे होते करियर के रूप में? देखिए, मेरा बचपन से एक सोच था कि हम एक स्कूल खोलते। अच्छा। और आम शोषितों, उत्पीड़ितों, गरीबों के बच्चों को उसमें पढ़ाते और उसको इस लेवल पर खड़ा करते कि वह दुनिया के लोगों के साथ, माने ताकतवर लोगों के साथ उनके बच्चे भी मुकाबला कर सकते और लड़ सकते और हिंदुस्तान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो देखिए, कितना आप खुद जवाब दीजिएगा कमेंट में कि सर का जवाब कितना आपको कितना संतुष्ट कर रहा है। बहुत ही साधारण तौर पे इन्होंने जवाब दिया, बहुत ही उम्दा जवाब दिया। अंत में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, भारत की जनता के लिए अगर 3 शब्द में आपको संबोधन करना है, 3 सेंटेंस, क्या कहेंगे? हम अपने देशवासियों से ये कहेंगे कि संविधान को आत्मसात करें, अपने जो मिले हुए लोकतंत्र हैं उस लोकतंत्र को मजबूत करें और जो भी इस देश की सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था उसको बदल करके समान एजुकेशन सिस्टम ला दी जाए, जहां चाहे वो प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े या भंगी का बच्चा पढ़े, सबके समान शिक्षा एक स्कूल में, एक क्लास में पढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों को वोटिंग राइट्स है, भारत के राष्ट्रपति हो या एक छोटा सा गरीब का बेटा, वो भी एक वोट डालता है, ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति का बच्चा हो या एक गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में एक ही तरह की शिक्षा पाए, इसके लिए काम किया जाए।
बहुत खूब, बहुत उम्दा। आपको एकदम संतुष्टि मिलेगी इनकी जवाबों से। सर और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हम लोगों से ये कहेंगे कि भाई देखिए, किसी भी चीज का परिणाम की चिंता मत कीजिए। आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, अपनी मेहनत लगन के साथ काम कीजिए। किसी भी प्रकार के तिकड़म, किसी भी प्रकार के जोड़ घटाव में नहीं रहना चाहिए। ईमानदारी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी बुद्धि और विवेक के साथ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए काम कीजिए। यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे। और मैं नौजवानों के साथ, खासकर छात्रों के साथ ये कहूंगा कि वो समय का पाबंद बने जी। और जो समय का पाबंद बनेगा वो दुनिया को जीत लेगा। बिल्कुल, समय की पाबंदी डिसिप्लिन लाती है जिंदगी में। सर ने जैसे कहा, तो बिल्कुल इनकी बातों को मैं सब लोग इससे समर्थन करेंगे। और आरानामा की टीम ऐसे ही किसी जुझारू व्यक्ति के साथ फिर से आपको मिलवाएगी। खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।